नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है और जिन लोगों ने अब तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और उस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में स्टोरी वही है जब आपका मुग़ल वंश का जो औरंगज़ेब का शासन था, औरंगज़ेब के मृत्यु के पश्चात जो भारत में जो आधुनिक युग में आपका प्रारंभ माना जाता है, और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फिर अंग्रेज़ लोग जो हैं वो अपना धीरे धीरे वर्चस्व भी भारत पे बढ़ाने लगते हैं। तो और फिर आपके जो जमींदार वर्ग हैं और प्लस जो औरंगज़ेब के द्वारा जिन लोगों को स्थापित किया था जगह जगह पे, तो फिर उसके बाद से जो है अब वो लोग अपना मनमानी करने लगते हैं। ठीक है, और प्लस आपका इसी चैप्टर में आपका आएगा प्लासी का युद्ध आएगा, फिर उसके बाद अंग्रेज़ का वर्चस्व भारत पे बन जाता है, बक्सर का युद्ध आएगा, टीपू सुल्तान आएंगे। ठीक है, आपका सिखों के संग युद्ध आएगा अंग्रेज़ों का, ठीक है, मराठों के संग युद्ध आएगा। तो ये सब हम लोगों को इन चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग मोटा मोटी कुछ इस प्रकार से हम लोग ये जान लिए कि आखिर हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सकें। और प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरे 1000 सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, ताकि मैं और भी हिस्ट्री की बुक्स जो है ला सकूं। ठीक, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? औरंगज़ेब की। ठीक है, अंग्रेज करें, औरंगज़ेब की जो मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के पश्चात जो है सारे मुग़ल सूबेदार जो थे और बड़े बड़े जो जमींदार थे अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले क्या था दोस्तों, औरंगज़ेब के समय जब भाई औरंगज़ेब बड़ा शासक है मुग़ल वंश का भाई, तो भाई जो जिनका सबका अट्रैक्शन जो होता था वो केवल दिल्ली की तरफ ही होता था। सूबेदार लोग को उतना पावर चलता नहीं था। अब क्या था कि अब सारी तरफ जो है सबका नज़र जाने लगा क्योंकि सब लोग अपना वर्चस्व बनाने लगा। तो बस यही कहा गया था। आगे देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये क्या बात हो रहा है दोस्तों? जब औरंगज़ेब जिंदा था ना तब की ये बात हो रहा है। तब तक औरंगज़ेब के मरने के पश्चात उनका लालच बढ़ गया। ठीक है, आगे तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? ठीक है, इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा यहाँ एक फिगर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ज़रा आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए। ठीक है, ये बहादुर शाह जफ़र और उनके पुत्र हैं। जो मुग़ल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, और उनके जो पुत्र हैं वो अंग्रेज़ लोग उनको कैद में रख लेते हैं और उनके पुत्रों को बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के सामने ही मृत्यु के घाट उतार देते हैं। ठीक है, उसका कारण था कि 1857 की क्रांति में ये इनको जो है अपना नेता मान लिया था लोगों ने। ठीक, आगे देखते हैं ये फिगर के बारे में क्या कहा गया है। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों की गिरफ्तारी। ठीक है, ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला। ठीक है दोस्तों,
हालांकि 1857 की क्रांति जो हुई थी दोस्तों, उसमें बहादुर शाह जफ़र कोई हिस्सा लेने वाला नहीं था। ठीक है, वो चाहता ही नहीं था बंदा कि हम हिस्सा लें, क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था और वो बस अपना नाम मात्र का मुग़ल वंश का शासक था और वो नॉर्मल जीवन जीना चाहता था। बट लेकिन लोग जो है अपना प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाह को ही इसको माने, तो भाई ये भी थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को देखकर अट्रैक्टिव हो गया कि नहीं नहीं ठीक है। तो इनको भेज दिया जाता है बर्मा, रंगून। इनके बेटों को मारकर बर्मा भेज दिया जाता है, इनको रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, ये हम लोग देखिए दोस्तों, एक फिगर दिया गया है। ये फिगर जो है ये ब्रिटिश आइसलैंड है। यहाँ से जो है ये होते हुए ब्रिटिश आइसलैंड जो है सेंट हेलेना से होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते यानी अफ्रीका से होते हुए हमारा यहाँ पे भारत के कालीकट में आती है। ठीक है, भारत के कालीकट में ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे एकदम सिंपल सा दिया गया है। ये देखिए भारत आने का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा मेरे को पेन का यूज़ करना पड़ेगा। ये ब्रिटिश आइसलैंड से होते हुए सेंट हेलेना वाले रास्ते से केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ये यहाँ पे आपका आए हैं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है दोस्तों, ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा यहाँ बगल में हो गया। ठीक, कालीकट में आए थे ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। हम लोग ये देखेंगे अब। ठीक, चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं इसको। हालांकि पेन का यूज़ कम करें दोस्तों, मेरे पास इतना बड़ा स्लाइड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। मोबाइल से ही बनता है वीडियो, जिससे थोड़ा सा समस्या होता है, तो प्लीज़ आप लोग समझ सकते हैं, कोऑपरेट करिए। दिस इज़ अ ऑडियो बुक। ठीक, चलिए बाकी जहाँ समस्या होता है तो वहाँ पर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें मैं डिफाइन कर दूँगा। चलिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। दोस्तों मतलब ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से फरमान मिला था महारानी एलिजाबेथ के थ्रू, जो यहाँ की जो भारत में आने वाले जो व्यापारी थे 1600 ईस्वी में। हालांकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव बुक है उसमें ये डेट जो है 1599 दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें डाउट मत करिएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, यही कि जो फरमान उनको मिला था, तो उस फरमान में ये लिखा गया था कि जो भी रेजिमेंट या जो भी लोगों को भेजा जा रहा है व्यापार करने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उनके सिवा ब्रिटेन से कोई और जो है वो व्यापार करने नहीं जाएगा। जो जा रहा है बस वही लोग जा रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड की ओर से और कोई उस पर जो है भारत में जो है व्यापार करने नहीं जाएगा। लेकिन वो बस एलिजाबेथ जो है वो अपने लोगों को मना कर सकती थी। भारत एक ऐसा अट्रैक्टिव देश था दोस्तों, जिस पर सब लोग चाहता था कि हम लोग व्यापार करें, सारे देश को लोग, जैसे कि पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, ठीक है, ये फ्रांसीसिस हो गए, ये सब लोग चाहते थे कि हम जो है भारत पर क्या करें, अपना व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करें या व्यापारिक काम करें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लें। आगे देखते हैं क्या है। आगे है दोस्तों, इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा इस होड़ में शामिल ना हो। ठीक है, इसमें हालांकि मैंने थोड़ा सा अपने से पढ़ा है, उसके लिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी अपने से भी मेरे को जो नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में वो भी मैं इसमें रख दूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, मतलब नए इलाके जो थे उसको वो तलाश सकती थी, ढूंढ सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में उचित कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। ठीक है, अगर कोई प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटर, ठीक है, ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इस पर बेच सकते थे। आगे देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा ब्रश का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का आता है एक शब्द वाणिज्यिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। वाणिज्यिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वाणिज्यिक का अर्थ ये होता है कि ऐसी व्यावसायिक
उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और उसको ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के ज़रिए मुनाफा कमाना था। यहाँ पे देखिए अर्थ भी लिखा है दोस्तों यहाँ पे वाणिज्यिक का। ठीक है, वाणिज्यिक का अर्थ क्या है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के ज़रिए मुनाफा कमाया जा सकता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आपको ये बता देते थे कि जो अंग्रेज़ लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो भारत में आए, भारत के लोगों को देखे। ठीक है, यहाँ से जो है आपका जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि जूट वगैरह होता था, तो भारत में जूट का खेती होता था, जूट यहाँ उगाया जाता था, तो यहाँ से सस्ती कीमतों पर वो लोग खरीदते थे और उसको ब्रिटेन में ले जाकर थोड़ी सी महंगी कीमत पे बेचते थे और उससे वस्त्र वगैरह का निर्माण होता था। फिर आपका उससे वही जो जब वो बन कर आता था भारत में, तो फिर वो ऊँची कीमतों पे बेचे जाते थे, तो क्या होता था कि मुनाफा उससे ज़्यादा होता था। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, कि जब भारत में पुर्तगाली वास्को डी गामा जो है, आप लोगों को जैसे पता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसको कालीकट वो जब पहुंचा था तो वहाँ के राजा जो है उसका बहुत स्वागत किए थे। और जब वो जाने वाला था, जब जा रहा था, तो वहाँ से वो मसाला में गोल मिर्च होता है ना, हालांकि बहुत सारा वो मसाला ले गया था, बट गोल मिर्च उसको मिला था, जो होता है ना काली वाली मिर्च होती है, गोला सा होता है, खाने में तो तीखा सा लगता है, तो वो मिर्च जो है गोल मिर्च यहाँ से ले के गया था। मान लीजिए, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगर वो 1 रुपये का जो भी जितना भी वेट में गोल मिर्च ले गया था ना, वो ब्रिटेन में आपका क्या बोलते हैं, यूरोप की कंट्री में वो 1 रुपये का सामान 60 रुपये का बिका था। अब सोचिए दोस्तों कितना ज़्यादा मुनाफा था। तो इस लालच में जो है सब लोग सोच रहा था कि हम जो है भारत में अपना कंपनी स्थापित करें, भारत में अपना सामान खरीद कर ब्रिटेन में बेचें, भारत से व्यावसायिक संबंध बनाए रहें। ठीक है, तो शुरू में अंग्रेज़ लोग जो थे भारत पे यही चाहते थे कि वो लोग जो है भारत में बस व्यवसाय के लिए आए हैं। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है उनकी लालचें बढ़ी, इच्छाएँ बढ़ी, जिसका परिणाम हम लोग अभी लेसन में आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग को पढ़ना है लेकिन यह शाही दस्तावेज। ठीक, चलिए, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री कौन थे? वास्को द गामा 1498 ईस्वी में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है, याद करिएगा दोस्तों, लोग कहते हैं ना वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो उसने भारत की खोज नहीं की थी दोस्तों, वो भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शब्द से बहुत ज़्यादा खेला जाता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे हम लोग देखने से पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि ये जो काली मिर्च है दोस्तों ना, इसको यवन प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर, मेरे को ये पता था कि काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है। और इस काली मिर्च का इतना मांग क्यों था? इसका रीज़न था दोस्तों कि जो मांस होता है, मीट वगैरह होता है, उसको स्टोर करने के लिए काली मिर्च का यूज़ ज़्यादा किया जाता था उस समय। ठीक है, उस समय तो हम लोगों के पास फ्रिज वगैरह तो ये सब था नहीं, तो मांस को अच्छे लंबे समय तक चलाने के लिए काली मिर्च का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन व्यापारिक कंपनियों के
फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटर कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। ठीक है, आगे यह व्यापार हथियारों, आगे देखते हैं, हथियारों की मदद से चल रहा था। जो व्यापार था ना, वो हथियारों की मदद से चल रहा था। लड़ाई खूब हो रहा था उन दोनों आपसों में। अभी तक भारत से, मतलब भारत के महाराजाओं से लड़ाई नहीं हो रहा था दोस्तों, ये लोग आपस में लड़ रहे थे। जैसे अंग्रेज लोग हैं, पुर्तगालियों से लड़ रहे थे, फ्रांसीसी से लड़ रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ठीक है, हमारा टॉपिक है अब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों इसमें। चलिए आगे देखेंगे क्या है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ठीक है, ये हुगली नदी दोस्तों, ये हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपका फरक्का जो साइड है, हमारा फरक्का नाम आप लोग सुने होंगे। फरक्का साइड से एक सहायक नदी के रूप में कटती है गंगा से। ये हुगली नदी कलकत्ता में है। ठीक है, इसी पर हावड़ा ब्रिज बना है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था दोस्तों। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। आगे जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। कब? 1696 में जो है इस आबादी, जितने लोग उधर रहते थे उनके आसपास जो है वो किलाबंदी शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव जो है दोस्तों वो कालीकाता था। क्या था दोस्तों? गांव का नाम कालीकाता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट गांव है, कालीकाता था, जो बाद में दोस्तों क्या बन गया? कलकत्ता बन गया। ठीक है, आगे बाद में क्या बन गया? कलकत्ता बन गया। इंपॉर्टेंट लाइन है तो थोड़ा हम लोग को पेन का यूज़ करेंगे। अब इसे कोलकाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलकाता। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर देगा। ठीक है, फरमान मतलब दोस्तों होता है राजा द्वारा जो है शाही आदेश। ठीक है, फरमान मतलब शाही आदेश होता है वैसे। ठीक, आगे देख लेते हैं। फरमान यानी शाही आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के लिए दोस्तों, औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब जो मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों ना करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब तक औरंगज़ेब था तब तक खौफ था। ठीक है, अब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो है दोस्तों क्या हो जाता है कि सभी लोग अपना मनमानी करने लगते हैं। सभी रियासतें के जो शासक होते हैं वो लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और अपनी मनमानी कर लेते हैं। इसी से दोस्तों क्या होता है कि जो आपका अंग्रेज़ जो है वो लालच में पड़ जाते हैं कि भाई ये सब तो देख रहे हैं कि इस देश में एक दूसरे के विरुद्ध ही हैं,
तो क्यों ना हम लोग जो है धीरे धीरे इन लोगों का कोठियाँ स्थापित करके इन लोगों पर राज करना स्टार्ट कर देते हैं। लालच तभी बढ़ता है दोस्तों जब सामने अवसर दिखता है, ठीक है। तो इन लोग का बस यही था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग जो है इन इन भारतीय शासकों का दुर्बलता बोलेंगे आप कि इन लोगों में आपसी मतभेद था, जिसकी वजह से ये लोग जो है 2 युद्ध के बाद जो है वर्चस्व में आ जाते हैं अंग्रेज़ लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। 1 सेकंड दोस्तों, अज़ान हो रहा है तो हम लोग थोड़ा 2 मिनट वेट करेंगे, उसके पश्चात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए। हाँ तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे? हाँ, हम लोग ने ये पढ़ लिया था कि मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते हैं, ठीक है। इसके पीछे दोस्तों रीज़न ये था कि जो औरंगज़ेब थे ना, वो फरमान जो जारी किए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए थे, ना कि उनके निजी व्यापार को। तो जो निजी व्यापार करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को फरमान ये था कि वो लोग जो है टैक्सेस नहीं देंगे, बट उनके जो निजी व्यापारी थे, जो निजी व्यापार अपना कर रहे थे, स्वयं का व्यापार कर रहे थे कंपनी से हट कर, वो लोग क्या कर रहे थे कि उसी के आड़ में उस मुर्शिद कुली खां को राजस्व नहीं दे रहे थे, ठीक है, कर वगैरह नहीं दे रहे थे, जिससे जो है मुर्शिद कुली खां का खजाना जो है वो धीरे धीरे खाली हो रहा था। तो भाई जिसका खजाना खाली होगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार तो विरोध करेगी ही ना। तो बस यही बात था। चलिए आगे देखते हैं चित्र में क्या दिखाया गया है, ये देख लीजिए। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, ठीक है, जो स्थानीय नौकाएं थे वो मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया यह चित्र है दोस्तों। इन्होंने 1600 करे 1867 ईस्वी में जो है उन्होंने ये चित्र बनाया था, ठीक है। कौन था दोस्तों? नाम विलियम सिम्पसन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत लंबा चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ये दोस्तों देखिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व है ये व्यक्ति रॉबर्ट, इनका नाम है दोस्तों, क्षमा करिएगा, इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल विजय का यही पूरा श्रेय लेते हैं, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खां के बाद जो है अली वर्दी खां, ठीक है, अली वर्दी खां, और उसके बाद जो है दोस्तों सिराजुद्दौला, जो कि एक ज़बरदस्त शासक था, बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, ठीक है, छूट कोई नहीं देंगे, एकदम मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। जो वो किलेबंदी कर रहा था उससे वो मना कर दिया, जो शासक था, ठीक है, बंगाल का। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत जो है दोस्तों वो कमज़ोर पड़ रही है, ठीक है। ये नवाबों का कहना था कंपनी के विरुद्ध में। आगे कम पड़ रही है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ, दोस्तों अपमानजनक चिट्ठियाँ का मतलब यहाँ ये आ जाता है कि चिट्ठियों में वो लोग गाली गलौज कर रहे थे अंग्रेज़ लोग, ठीक है, चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार जो है शुल्क हटा ले, ठीक है। फलने फूलने का मतलब है प्रोग्रेस, ठीक है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार जो है फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का जो है दोस्तों वो पुनः निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी का वॉर था, ठीक है, प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। परिणति मतलब हो सकता है दोस्तों, बोल सकते हैं परिणाम यह निकला कि प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। द ग्रेट बैटल ऑफ प्लासी हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है कठपुतली। कठपुतली मतलब दोस्तों हम लोग सिंपल से कर सकते हैं एकदम वन लाइन में, किसी का चमचा, ठीक है। मतलब कि जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि भारत में, इसका मैं डिफ़ाइन करता हूँ, जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि भारत में जो है हम अपना सत्ता स्थापित करें और वहाँ एक ऐसा बंगाल के रियासत पे एक ऐसा शासक को हम स्थापित करें जो मेरे थ्रू ही जाए और वो वहाँ पे बैठे और कर वर वसूले, ठीक है, अपने यहाँ से और मेरे को दे। मतलब हम लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करे और समाज में ये स्थापित करे कि जो भी मतलब शासक के थ्रू जो भी कर लिया जा रहा है वो शासक के पास जा रहा है, ठीक है।
तो कठपुतली सरकार का यही अर्थ हुआ कि उसके पीछे कोई और व्यक्ति रहता है, सामने कोई और रहता है। ठीक है, चलिए आगे इसको पढ़ लेते हैं। कठपुतली यह एक खिलौना होता है। ठीक है, यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। ठीक दोस्तों, वही बात है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध हम लोग पढ़ेंगे अब। बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं दोस्तों। 1756 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ डेट है। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है। अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है दोस्तों सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बन जाते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बन जाते हैं। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, बहुत खौफ खाते थे सिराजुद्दौला से कंपनी वाले। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी, जो उसे व्यापारिक रियायतें और मतलब व्यापारिक छूट, बिजनेस में छूट मिले और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों, मतलब जो उसके अगेंस्ट में था, में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। ठीक है, जो भी टैक्स वगैरह है चुपचाप दे दे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसरों को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गोदाम का ताला तोड़ डाला, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और आगे हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ों के हथियार छीनने के पश्चात दोस्तों उनके जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में जो तैनात कंपनी थी और जो उसके अफसर थे, जिनमें दोस्तों एक बहुत ही फेमस नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं। अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ठीक है, कि आप लोग जाइए बंगाल में, वहाँ पे जो है सिराजुद्दौला उपद्रव मचाया है उसको शांत करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उपद्रव मचा रहा है उसको शांत करिए। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लाइन जानेंगे। क्या आप जानते हैं थे? तो हम लोग को जैसे पता है कि इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बुक्स में साइट्स में दिया होते हैं, तो उसको पढ़ना बड़ी अनिवार्य है। तो चलिए आइए देखते हैं। क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा है? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हालांकि हम ये जब प्लासी वाला स्टार्ट हुआ था दोस्तों उसी समय बताते हैं, बट हम यहाँ पे थोड़ा फोकस कर रहे थे तो इस वजह से इसको नहीं बता पाए। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। क्या आप जानते थे कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? अंग्रेज लोग इसका नाम क्यों बिगाड़ दिए? दरअसल असली नाम जो है दोस्तों वो पलासी था। क्या था? याद रखिएगा, पलासी, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। ठीक है, इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता था। ठीक है, प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से हम लोग गुलाल बनाया कर जाता था। ठीक है, बनाते हैं, जो प्लास का जो खूबसूरत जो फूल है दोस्तों ना, उससे गुलाल बनाया जाता है, जिसका उपयोग जो है दोस्तों हम लोग कब करते हैं? होली में करते हैं। होली में लगाते हैं ना अबीर वगैरह, तो गुलाल उसको बोला जाता है। ठीक है, तो उसका जो है प्लास के फूलों से ही उसका समझ लीजिए वो बनाया जाता है उसको। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन था, जान लीजिएगा। प्लासी का नाम प्लासी कैसे पड़ा? प्लास के फूलों के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये एक हमारा जो है फिगर दिया गया है ये आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये फिगर दोस्तों महान्यायालय है। ठीक है, ये ब्रिटेन में है। ठीक, आइए देख लेते हैं। महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ठीक है, ये लेडन हॉल स्ट्रीट में है, ये आपका ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर राइट्स के लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थीं। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। ठीक है, देख लीजिए, आगे देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है इस सेना, मतलब इस सेना को। अब तो हम लोग आगे पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम लोग प्लासी भी डिस्कस कर लिए हैं, फिर कोर्ट का फिगर भी देख लिए। तो ये लाइन आया। तो इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग का जो पॉइंट चल रहा था कि कलकत्ता में जब नवाब अपना स्थापित वर्चस्व स्थापित कर लेता है, वहाँ की मतलब कासिम बाज़ार वगैरह पे अटैक करता है, वहाँ की कोठियों को अपने अंडर में कर लेता है, तो मद्रास की रेजिमेंट से जो है रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव आते हैं बंगाल में। अब देखते हैं तमाशा क्या होता है आगे। चलिए आगे। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 ईस्वी में दोस्तों, कब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति, जो दोस्तों गद्दार था, मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थीं। ठीक है, गद्दारियाँ भी थीं। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, हिस्सा लिया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मतलब उसका साथ नहीं दिया। जैसे कि आप युद्ध करने जा रहे हैं, ठीक, हम आपके संग गए, ठीक है, गए वहाँ तक गए जहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ तक गए, और आप जो है युद्ध, आपने मेरे सपोर्ट में आकर कि हाँ मेरे संग पावर है, कूद गए आप अपने 4 आदमियों को लेकर कूद गए, और जो मेरे 8 आदमी थे वो देख रहे थे कि मेरा कब फरमान आएगा, मतलब मैं कब कहूँगा कि चलो लड़ो। तो यही था कि जो मीर जाफ़र था ना दोस्तों, वो सिराजुद्दौला के संग गया तो था प्लासी के युद्ध में, बस अपनी सेना को लेकर, अपने लोगों को लेकर वो खड़ा रहा, वो उसको लड़ने दिया सिराजुद्दौला को। वो धोखा देने का भी ये भी परिणाम है कि आपके साथ होने के साथ साथ भी आपके साथ ना हो। ठीक है, तो यही बात था। तो आगे देखते हैं। हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, और वो लालच में बेचारा पड़ गया, और बाद में उसका भी बुरा हाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये था दोस्तों हमारा सिराजुद्दौला। ठीक है, इनका फिगर है, ध्यान से देखिएगा, सिराजुद्दौला का ये फिगर है, ये सिराजुद्दौला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक नोट में दोस्तों दिया गया है संपन्नता का आश्वासन, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। संपन्नता का आश्वासन क्या है भाई? चलिए, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। ठीक है, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ। ठीक है, मतलब बहुत ही खुश हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और तीन प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ठीक है, ये दो है दोस्तों संपन्नता का आश्वासन दिया था क्लाइव के द्वारा। ठीक है, किसको? विलियम पिट को। ठीक है, 7 जनवरी 1759 को। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। भले ही धोखे से थी, लेकिन जीत तो जीत होती है दोस्तों। ठीक है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि भारत में अगर वो डायरेक्ट ही रूप से दोस्तों शासन करने लगेगा तो भारत की जो संपूर्ण जनता है वो क्या करेगी? क्रोधित हो जाएगी या उनके विरोध में आ सकती है। ठीक, और दोस्तों एक इस लाइन से जो है, थोड़ा इस लाइन को कवर करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, जनता ये हम समझा दिए आपको। आगे उसका यहाँ पे है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे है ना। ठीक, चलिए, उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए अब इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो लोग क्यों नहीं पहले रूल करना चाहते थे डायरेक्टली। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था दोस्तों कि अभी तक तो जो भारत के लोग थे वो मुग़ल वंश के लोगों के ही अंडर में काम करते थे। अब अचानक ब्रिटेन वाले जो हैं बाहर से आए व्यक्ति, अभी कम मात्रा में लोग
और वो व्यापार करने आए थे और डायरेक्ट रूल करने लगेंगे तो जनता में आक्रोश आ सकता था। तो वो क्या करते थे कि कठपुतली सरकार को स्थापित करते थे, उनके पीछे वो पावर अपना रखते थे और उनसे सारा टैक्स वगैरह वसूलवाते थे उनके लोगों से और खुद रखते थे। तो समझे, तो ये अंग्रेज़ों का चाल था, ताकि लोगों को पता भी ना चले कि अंग्रेज़ जो है वो हमारे पर रूल कर रहे हैं या हमसे टैक्स ले रहे हैं। उनको तो यही लगता था कि मुग़ल वंश के जो भी हमारे बंगाल के शासक वगैरह हैं वो लोग को हम लोग टैक्स दे रहे हैं। ठीक, तो यही इसीलिए कठपुतली सरकार बैठा रहे थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर, किसको दोस्तों? उसको, मीर जाफ़र को, ये मीर जाफ़र है, उनको हटाकर जो है मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। ठीक है, इसी लड़ाई के पश्चात दोस्तों ये अंग्रेज़ जो है पूरी तरीके से भारत में वर्चस्व में आ गए, फुल्ली कॉन्फिडेंस में आ गए। क्योंकि जो हमारा आपका 1757 का युद्ध था, प्लासी का वॉर था, उसमें तो वो लोग धोखे से जीते थे, लेकिन ये बक्सर की लड़ाई 1764 में अपने वर्चस्व से जीते थे दोस्तों। ठीक है, अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर दिए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों, मीर जाफ़र को बनाया गया, फिर मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर जाफ़र को बनाया गया। क्या ही खेल था। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए, कितना दोस्तों? नवाब को कितना देना पड़ता था? हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 ईस्वी में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, अब जाकर जो है दोस्तों 1765 ईस्वी के बाद जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है और आपका सुजाऊ दौला, ठीक है, सुजाऊ दौला अवध का नवाब था उस समय, सुजाऊ दौला और ये मीर जाफ़र और ये आपका क्या मुग़ल वंश का जो शासक उस समय रहता है नाम मात्र का, शाह आलम, ठीक है, वो लोग जो मिलकर जो युद्ध किए रहते हैं बक्सर के युद्ध में, तो ये लोग हार जाते हैं। अब 1765 में क्या होता है कि मीर जाफ़र की मृत्यु होती है और इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात जो है दोस्तों ये नवाब का जो पद होता है उसको पूरी तरीके से जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ग्रहण करना चाहता है कि अब सीधे वो कब्जा करेगा, अब वो अपने लोगों को बैठाएगा, अपने प्रशासकों को बैठाएगा और रूल करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग को बहुत ही स्टोरी मिलेगा, खास मिलेगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, जो मुग़ल प्रांत था वो कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी दोस्तों कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, क्योंकि जो सोना था दोस्तों वो ब्रिटेन से वो लोग जो लाते थे वो अब प्लासी के वॉर के बाद जो है भारत से ही लेने लगे। क्या ज़रूरत है वहाँ से लेने का? यहाँ का सोना यहीं से लिए, यहीं से काम किए और यहीं वापस भी हो गया। ठीक है, और लूट कर लेके भी जाते थे दोस्तों। आगे, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ठीक है, नवाब बन बैठे, नवाब जो थे वो नवाब हो गए। ठीक है, आगे नवाब बनने का क्या मतलब था?
इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। भाई हार इतना बड़ा बड़ा बैटल जीते, 2 प्लासी का वॉर जीते, बक्सर का युद्ध जीते, तो समझेंगे ही ना कि यहाँ के लोग दुर्बल है तो भाई इन लोग पर शासन किया जा सकता है। बहुत अत्याचार किए थे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 ईस्वी में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र दोस्तों 18 वर्ष थी। ठीक है। 1767 ईस्वी में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। सोचिए उस समय दोस्तों वो 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। आज का तो सोच लीजिए 400 करोड़ से ऊपर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। देख रहे हैं दोस्तों, इतना भ्रष्ट व्यक्ति जो इतना पैसा इकट्ठा करके भारत से ले गया, उसको दूसरी बार गवर्नर बना के भेजा गया। और किस लिए भेजा गया कि कंपनी में जो इतना भ्रष्टाचार फैला है उसको ख़त्म करें। अब चोर को ही चोर मतलब सामान की रखवाली करने के लिए भेज देंगे तो क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। ठीक है, पकड़ा गया बेचारा। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत, मतलब जो बेतहा संपत्ति जो ज़्यादा बनाया था, ठीक है, उसके बारे में संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। मतलब उसके गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पूरी डाउट हो गई थी कि जो रॉबर्ट क्लाइव का जितनी भी दौलतें हैं, संपत्ति हैं, ये सही रूप से कमाया नहीं गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। तो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट आ गए। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। कहाँ? भारत में। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ठीक है, यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब मजाक उड़ा के क्या करेंगे, अमीर तो हो गए ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का फैलता शासन। उससे पहले जो ऊपर हम लोग का पॉइंट है साइड्स में, उसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम लोग को बस पढ़ना था, हम लोग छोड़ दिए थे। नवाब की शिकायतें। 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। क्या कहा था ये देखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। ठीक है, नदी से जुड़ते हैं। आगे है दोस्तों, दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी है। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है, मतलब अपने अंडर में रहने के लिए तैयार कर लिया है। और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात था। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। लूट खसोट कर रहे थे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार में 2 बार में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक।
ठीक, अब ये था दोस्तों इधर फरमान जो है हम लोग क्लाइव के बारे में पढ़ लिए थे कि क्लाइव आत्महत्या कर लेता है। उसके पश्चात भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो कम समय तक रहते हैं। कोई बीमारी के कारण मर जाता है, तो कोई नॉर्मल परिवार से रहता है भाई अधिकारी, तो वो अपना धन वन कमा कर फिर चला जाता है इंग्लैंड। ठीक है, वहाँ पे उनका मजाक उड़ाया जाता है। आगे इधर ब्रैकेट वाला पोर्शन हम लोग पढ़ लेते हैं और इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इस वीडियो को हम लोग पूरा किया करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। क्लाइव खुद को कैसे देखता था। चलिए, क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं कि उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। ठीक है, ये सब क्लाइव का कहना था। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। एक सेकेंड दोस्तों, क्षमा करिए। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लाइव का कथन था। तो हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग आधा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। कंपनी का फैलता शासन, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा, कंपनी का फैलता शासन, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है दोस्तों, 1 घंटा हो गया है, तो इनफ है। लगभग 40 मिनट का वीडियो जो है ये बनकर तैयार हुआ है, तो इतना पर्याप्त है 40 मिनट, आप लोग बोर ना होइए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए प्लीज़। 1000 सब्सक्रिप्शन होने के बाद ही मैं न्यू बुक जो है अपलोड करूँगा। अदरवाइज़ मैं NCERT तब तक ही चलाऊँगा जब तक आप लोग मेरा 1000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं करा देते हैं। जिनको भी दोस्तों पढ़ना है तो कुछ तो परिश्रम आपको करना होगा, ताकि मेरा जल्द से जल्द 1000 के जो है हो जाए सब्सक्रिप्शन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।